नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल के लिए लगातार हम आपको टॉपिक वाइज मैराथन के रूप में सारी चीजें करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास देखा था। नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। बिहार के भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। क्या क्या कुछ पढ़ना है बिहार के भौतिक विभाजन में, सबसे पहले वो हम बात करेंगे। तो पर्वतीय तराई क्षेत्र में ये श्रेणियां हैं, और मैदान में ये सारी चीजें हैं, और पठार में ये इसका मानचित्र भी है, जिसमें आप बिहार के भौतिक विभाजन को लेकर के देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सोमेश्वर श्रेणी की, तो ये आपका त्रिवेणी संगम पर नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है, और बिहार की अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? सोमेश्वर श्रेणी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और अगर हम पूरे पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करते हैं, तो उस संदर्भ में उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग स्थित है। कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। दूसरा आपका रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई है 240 मीटर। और अगर इन दोनों की स्थिति की बात करें, मानचित्र में आपको जरूर दिमाग में होना चाहिए कि तीनों की तीनों एक ही साथ में आपको देखने को मिलती हैं। सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून करके। दूसरी आपकी यानी हो गई थी हमारी रामनगर दून। तीसरी दून घाटी, इसका विस्तार सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया भी। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी जो है वो कहते हैं। तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हो गए पर्वतीय या तराई क्षेत्र। अगला हम पॉइंट की बात करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा मैदान। मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें, तो बिहार के कुल कितने भूभाग पर ये फैला हुआ है? 96% भाग अकेले मैदानी है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला मैदान है उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल जो सीमा है, वहां तक इसका विस्तार है। और इसको तीन जो दोआब क्षेत्र हैं उनमें जो है वो बांटा गया है। दोआब क्या होता है? दोआब का मतलब होता है नदियों के बीच की भूमि या मैदान को हम कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। तो ये तीन इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी जो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है आपको इसमें छोड़ने वाला कुछ है नहीं। वैसे मैं थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको करा रहा हूँ। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है कि यह आप पर कौन सी मृदा देखने को मिलती है, जलोढ़ मृदा, इसमें ढाल कैसा है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पश्चिम, तो ये भी आप साथ में पढ़ते हुए चलिएगा। दूसरा है आपका दक्षिण गंगा का मैदान। मैंने बताया दो ही टाइप है, एक आपका उत्तरी गंगा का मैदान है और एक आपका दक्षिण गंगा का मैदान है। तो जो दक्षिण गंगा का मैदान है उसकी अगर बात करते हैं, तो आपका इसको भी तीन उपवर्गों में बांटा गया है। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ये तीन भागों में बांटा गया है। परंतु अगर आप उत्तरी गंगा से इसका कंपैरिजन करेंगे, तो इसका आकार जो है छोटा है। इसका आकार कैसा है? छोटा है, अगर आप उत्तरी गंगा से इसका कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका पठार। पठार की बात करें तो बिहार का जो दक्षिणी सीमा है उस पर पठार और पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो कि झारखंड से सीमा साझा करते हैं। मैप में भी देखते चलिए, नीचे वाला हिस्सा ये पूरा बिहार का मैप है। इसमें नीचे साइड देखेंगे तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, और इसी साइड ही आपका झारखंड पड़ता भी है। तो ये आपको पठारी क्षेत्र देखने को मिल रहा है। हमने सबसे पहले पर्वतीय तराई क्षेत्र में ये तीनों देखा, फिर मैदान देखा, अब हम पठार में पहुंचे हैं, जिसमें धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान हम देखेंगे। तो ये आपका झारखंड से सीमा साझा करता है। इसमें भी दो क्रम है, एक आपका धारवाड़ चट्टान, जिसमें आपका कौन कौन से यहाँ पर जिले आते हैं, जिसमें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि आते हैं। विंध्य चट्टान में कैमूर और रोहतास आते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के, जैसे कि आपका बिहार का जो उत्तरी गंगा का मैदान है, वो जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर गोकुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है, और उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर एक साथ टाइप में
उसका निर्माण काल, उसके क्षेत्र, उसकी विशेषताएं दी गई। जैसे धारवाड़ की अगर बात करते हैं तो ये निर्माण काल था प्री कैम्ब्रियन करके, क्षेत्र मुंगेर, जमुई, नवादा ऐसे करके, और विशेषताओं में बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन सा था, कहाँ कहाँ फैला हुआ था, इस तरीके से। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र के रूप में विंध्य आपका हो जाएगा, और सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध भी है। बाकी ये देखते चलिएगा जो क्षेत्र है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो टर्शियरी टाइप है इसका, और निर्माण काल है, और स्थिति इसकी पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये आपका चौथा आ जाएगा। अब बढ़ते हैं बिहार की जलवायु की तरफ। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को कहते हैं जलवायु, यानी जो लंबे समय तक बनी रहती हैं। बिहार की जलवायु कैसी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो कौन कौन से कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, जिसमें आपका अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच और मानसून का प्रभाव। ये 5 पॉइंट आप देख रहे हैं जो प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के जो भौगोलिक दशाओं में अंतर देखने को मिलता है, उसके कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जो जलवायु है उसका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण जो है वो किया है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो कोपेन आपकी जलवायु है जो कि उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार में देखने को मिलती है। संकेतक उसका इस तरीके से CWG और AW दे रखा है। इसी प्रकार जलवायु है ट्रीवार्था और थार्नवेट करके, तो इस प्रकार से इनको एक संकेतक के रूप में दर्शाया गया। आप ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनमें से कौन सी बिहार की है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं बिहार में सामान्यतः ऋतुओं को लेकर के। तो बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु के बाद आपका वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद आपका आगे अभी तीसरी देखेंगे। तो इन तीनों के बारे में चलिए तीसरी भी बता देते हैं। तो शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, मार्च से मध्य जून तक गर्मी होती है, आप जानते ही हैं, और जो हवाएं चलती गर्म उसे लू कहा जाता है। टेम्परेचर इसमें 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गया है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और इसका टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं दिया गया है 47 डिग्री सेल्सियस है। सोच लीजिए कितनी गर्मी होती है। मानसून आने के पहले बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। इससे वर्षा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं जिनके कारण वर्षा होती है उसको नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। फिर बात करते हैं वर्षा ऋतु। तो जून के मध्य से अक्टूबर के मध्य तक आपको देखने को मिलती है। बिहार में मानसून का प्रवेश जो होता है वो मध्य जून में होता है। बिहार में औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर होती है। वर्षा पूछी जाती है, सबसे ज्यादा वर्षा पूछी जाएगी तो किशनगंज में 205 सेंटीमीटर, ये करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर सबसे कम वर्षा आपसे कहा जाए तो औरंगाबाद में है 101 सेंटीमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आपने अब तक बिहार स्पेशल पढ़ रखा होगा तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज में हेल्प करेंगे, और नहीं पढ़ा है बिहार से रिलेटेड तो फिर इतना पढ़ लीजिए कि इसमें से लगभग सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो बिहार में आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा इससे होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, दक्षिण पश्चिम मानसून। और बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिण बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित रहता है। तो उत्तरी बिहार में ही अधिकतर बाढ़ देखने को आपको मिलती है। तीसरा है शीत ऋतु। अक्टूबर से फरवरी के बीच में, दिसंबर और जनवरी माह सबसे ज्यादा ठंडक होता है। और सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो गया है। ये पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। मैंने ये भी शायद आया हुआ क्वेश्चन है, बताया था ना कि ठंडी गई, ऐसे करके गया वर्ड को जोड़ लीजिएगा। बाकी अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए हेल्प करती है। अब बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं। बिहार में कृषि की दशाओं और फसलों के वर्गीकरण को 3 वर्गों में जो है वो बांटा गया है कृषि की दशाओं के आधार पर। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में भी बांटा गया, यानी कि 2 जोन बांटे गए हैं। देखिए एक जोन आपका जोन 1 है, ठीक, एक जोन 2 है, और जो दक्षिण भाग है उसको भी 2 जोन में बांटा गया, यानी कि थर्ड बी भी है और थर्ड ए भी है। वही चीज यहाँ पर बात की गई है कि दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को भी 2 उपवर्गों में बांटा गया है।
अब आप ये देख लीजिए कि इनमें कौन-कौन से जिले आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखिए तो इधर साइड उत्तर प्रदेश है, ऊपर नेपाल है, नीचे झारखंड है। तो जो ज़ोन 1 है उसमें पश्चिम बंगाल, गोपालगंज, सिवान, सारण ये जो बॉर्डर से लगे हैं ना, ये ज़रूर पता होना चाहिए। बेगूसराय, मधुबनी ये सब आपके आ जाते हैं ज़ोन 1 में। ज़ोन 2 में देखिए सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, किशनगंज ये पूरा ज़ोन 2 में आता है। ज़ोन 3 बी में आप देखेंगे तो गया, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, नालंदा, नवादा ये आता है। और ज़ोन 3 ए में अगर आप देखेंगे तो आपका लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर ये सभी आपका आता है। अब राजधानी तो ज़रूरी ध्यान देना है, तो पटना आप देख रहे हैं यहाँ पर, पटना आपका ज़ोन 3 बी में जो है वो आता है। बाकी आपको लिस्ट भी यहाँ पर दे रखी है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं ज़ोन उन कुल कितने ज़िले हैं और उनमें कौन-कौन से ज़िले आते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के याद भी कर सकते हैं। ज़िलों की संख्या 13, 8, 6, 2 इस क्रम में है। और कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं, तो कृषि जलवायु क्षेत्र को विशेषताओं के आधार पर भी इनको रखा गया है। जैसे ज़ोन 1 में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। खादर मिट्टी की प्रधानता होती है ज़ोन 1 में। फसलें यहाँ पर मुख्य होती हैं गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर और मक्का। ज़ोन 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलती है। कंपैरिजन करके याद रखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्य फसलों में जूट, धान, चाय, मक्का आदि। ज़ोन 3 में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर और यहाँ पर बांगर मिट्टी आपको देखने को मिल रही है। ऊपर खादर मिट्टी थी। और यहाँ पर कौन सी फसलें हैं तो गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि ये सभी फसलें यहाँ हैं। तो ये जो थर्ड वाला था ज़ोन ए बी में बटा हुआ था ना, ये एक ही में करके लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये ए बी में बटा था, विशेषताओं के आधार पर ये बताया गया है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसमें मेन क्या विशेषताएं जिनके आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। अब बात करते हैं बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार के अपवाह तंत्र में पढ़ना है आपको बिहार की नदियां। बिहार की नदियों की अगर बात करते हैं तो दो भागों में इसको बांटा गया है अपवाह तंत्र को, बिहार की नदियों को। एक आपकी हिमालयी नदियां हैं और एक आपकी पठारी नदियां हैं। हिमालयी नदियां सदा नीरा वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां होती हैं और पठारी नदियां वर्षा आधारित नदियां होती हैं। हिमालयी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं और ये दक्षिण से उत्तर की ओर। ये नदियां पूर्ववर्ती होती हैं और ये वाली नदियां अनुवर्ती होती हैं। बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, छोटे डेल्टा बनाती हैं। बाल्य अवस्था में होती हैं, प्रौढ़ अवस्था में होती हैं। मार्ग परिवर्तन वाली नदियां होती हैं, सीधे सीधे चलती हैं। हिमालय नदियां अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण भी बनती हैं और ये बाढ़ की संभावनाएं कम होती हैं। अब इनमें आती कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी और बागमती नदी ये सब हिमालय नदियों में आती हैं। और सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, अजय नदी ये सभी आपकी पठारी नदियों में आती हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल जरूर रटे होने चाहिए। बाकी तो चीजें आपको समझ में आ ही रही हैं, और एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार की नदियां का यहाँ पर मैप भी दिया गया है, जिसमें आप सभी नदियों को देख भी सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से होकर के जा रही है। जैसे आप मुख्य नदी देखेंगे, सेंटर से होकर गंगा नदी जा रही है और इस गंगा नदी के ऊपर से देखेंगे तो ये गंडक नदी आकर इसमें मिली है। इधर से घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला, कोसी नदी है। ये तीनों मिल करके बाद में गंगा नदी में मिलती हैं। इसी प्रकार महानंदा है, नीचे देखें क्यूल है, मुहाना है, फल्गु है, निरंजना है, पुनपुन नदी है, सोन है, कर्मनाशा है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं जो चीज आपको याद करनी है कि कौन सी नदी, उसका उद्गम कहाँ से, उसका संगम कहाँ से और बिहार में उसकी लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की उद्गम की बात करते हैं, गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाकर के गंगा नदी गिरती है। और बिहार में इसकी लंबाई, यही क्वेश्चन आप पूछा गया था जो कराए थे हमने प्रीवियस ईयर, 445 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। घाघरा नदी की बात करते हैं, उद्गम तिब्बत से होता है, गंगा सारण में जाकर के मिल जाती है और 83 किलोमीटर इसकी लंबाई। गंडक नेपाल में उद्गम होता है, गंगा सोनपुर में इसका मिलन होता है और 260 किलोमीटर इसकी लंबाई। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर पहाड़ी दिखाई थी सबसे स्टार्टिंग में, वहां से उसका इसका उद्गम होता है। मुहाना इसका गंगा नदी में मिल जाती है, खगड़िया में। जगह भी लिखी हुई है, ये नहीं गंगा नदी याद कर लिया, जगह भी लिखी है कि कहाँ पर गंगा नदी में मिलती है, कौन से जिले में। जैसे घाघरा नदी सारण जिले में जाकर मिलती है, गंडक नदी सोनपुर जिले में मिलती है और बूढ़ी गंडक खगड़िया जिले में मिलती है। लंबाई देखेंगे 320 किलोमीटर है बूढ़ी गंडक की, बिहार के अंतर्गत। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से और कोसी नदी में जाकर के मिलती है, 394 किलोमीटर। कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोसी नदी में मिलती है। कोसी नदी ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो गोसाईनाथ नेपाल जो है वहां से निकलती है,
गंगा कुर्सेला कटिहार में जाकर के जो है मिलती है और 260 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है बिहार के अंतर्गत। उसके बाद महानंदा नदी है जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मिलती है। कर्मनाशा नदी है, विंध्य पहाड़ी से निकलती है, गंगा चौसा में मिलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से और गंगा में जाकर के मिलती है। पुनपुन नदी झारखंड पलामू से निकलती है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। झारखंड पलामू से निकलती है और आपका जो गंगा फतुहा है वहां पर जाके मिलती है। फाल्गु या निरंजना नदी, आपको पता है निरंजना नदी पूछी जाती है जब बौद्ध धर्म जैन धर्म को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ गंगा में जाकर के मिल जाती है। जो है वो जमुई से निकलती है नदी और गंगा में मिलती है पश्चिम बंगाल में। किउल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है, गंगा लखीसराय में मिलती है। और सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर किउल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अब बात करते हैं गंगा नदी की। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम जानेंगे सभी नदियों के बारे में। तो गंगा नदी निकलती कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से। लंबाई इसकी टोटल कितनी है? 25-25 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां जब मिलती हैं तो इसको कहते हैं गंगा के नाम से और बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार के रूप में जानी जाती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। अब देखिए बाकी चीजें आपको याद होंगी पर याद करने वाला पॉइंट आपका क्या है? वो ये है कि कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ पर जाकर के सीमा बनाते हुए बिहार पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो कटिहार और भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर निकलती है पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ से प्रवेश कर रही है, कहाँ से निकल रही है, ये याद करने वाला पॉइंट है। बाकी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 25-25 लंबाई है, कहाँ मिलती है, वो तो पता ही आपको। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर के जाती है? तो 12 जिलों से होकर के जो है ये जाती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले में है? तो पटना में सबसे ज्यादा लंबी है। सहायक नदियां कौन सी हैं? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, जसोन, पुनपुन, ये सभी बिहार में गंगा से में मिलती हैं, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर जाकर के गंगा में मिलती हैं। ये नदियां ऊपर अभी बताई भी थी, आपको मैप में दिखाया था। बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगली नदी है आपकी घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो है वो मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, सबसे पहला पॉइंट ये। और बिहार के कहाँ पर प्रवेश करती? तो सीवान में प्रवेश करती है। अन्य नाम भी इसके हैं जिसमें सरयू आप जानते हैं अयोध्या के किनारे आपको देखने को मिलती है और मैदानी भाग में गोगरा करनाली नेपाल में इसके नाम है। सहायक नदियां घाघरा नदी की राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती। अगली नदी है आपकी गंडक नदी। गंडक नदी जो है इसको नारायणी जो है मैदानी भागों में एक नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सप्तगंडकी, शालिग्रामी नेपाल में इस नाम से जाना जाता है। नेपाल जो मैदानी भाग है उसमें किस नाम से जानते हैं? नारायणी नाम से। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा जो श्रेणियां हैं उसको पार करते समय गॉर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करता है, यहाँ पर जो है ये प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा भी ये बनाती हैं। सहायक नदियों में इसकी काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं गंडक नदी की। और इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को सालीग्राम कहा जाता है। फिर उसके बाद है बूढ़ी गंडक नदी। सोमेश्वर पहाड़ी जो श्रेणी सबसे ऊपर देखी थी उसी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर इन सभी जिलों में बहते हुए खगड़िया जिले में जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका अन्य नाम है सिकरहना करके ऊपरी भाग में और इसकी सहायक नदियां धनौती, मसान ये सब दे रखी हैं। बागमती नदी की बात करते हैं तो ये आपका नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से जो है निकलती हैं। और बिहार में अगर बात करते हैं तो सीतामढ़ी नामक जिला है जहां पर जाकर ये प्रवेश करती हैं। देखिए ज्यादातर जो पूछे जाने के क्वेश्चन यही बनेंगे कि कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर जाके मिलती हैं और बिहार में कहाँ पर जाकर के जो है ये मिलती हैं इस तरीके से। और उसकी सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें आपकी बागमती की सहायक नदियां ये आपकी दे रखी हैं। ये नदी कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में भी मिल जाती है, वो भी यहाँ सेकंड पॉइंट में बताया गया है। इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर भी आपका स्थित है। अगला कोसी नदी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बिहार। तो ये नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाईनाथ से निकलती है और इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है इसको? नेपाल में। उसके बाद ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है, इसी कारण इसको नाम सप्तकौशिकी दिया गया है।
कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कहाँ, कौन से जिले में प्रवेश करती है? सुपौल। और गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो कुर्सेला में गंगा नदी में जाकर के विलीन हो जाती है। कोसी नदी जो फेमस है वो अपने मार्ग परिवर्तन के कारण फेमस है, और इसी के कारण बिहार का शोक इसे कहा जाता है, बिहार का अभिशाप इसे कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियां, जिसमें से इंद्रावती का नाम आपने सुना होगा, दूध कोसी का नाम सुना होगा, तो इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी आपकी है, बाकी ये सहायक नदियां याद रखिएगा क्योंकि कोसी नदी से क्वेश्चन आता है। अगली नदी महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकल करके किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है और उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं कि उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है। सहायक नदियां इसकी ये सभी हैं। कर्मनाशा नदी ये विंध्य पहाड़ी से होती है इसकी उत्पत्ति, और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई बक्सर में जो है जाकर के गंगा नदी से ये मिलती है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी के रूप में भी ये जानी जाती है। इसको अपवित्र नदी भी कहते हैं, नाम में देखिए कर्म और नाश है तो थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हैं, अपवित्र नदी। अगला है आपका सोन नदी। सोन नदी तो नॉर्मली पूछी जाती है सभी एग्जाम में, अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। और बात करते हैं अगर बिहार की, तो रोहतास बिहार और गढ़वा जिले में ये बीच से बिहार में जाकर के ये प्रवेश करती है। तो बस ये जो याद रखने वाला पॉइंट है बिहार एग्जाम के लिहाज से कि ये बिहार में कैसे प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। यमुना के बाद की बात करें तो गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी के रूप में ये जानी जाती है गंगा के, यमुना के बाद। इसी सोन नदी की बात यहाँ हो रही है। सोन नदी की सहायक नदियां में रिहंद आपकी इंपॉर्टेंट है, और कन्हार, उत्तरी कोयल, ये सभी आपकी भी हैं। सोन नदी पर ही डेहरी बांध है रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज है रोहतास में, बाढ़ सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश में है। और सोन नदी पर ही बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्रों को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र भी बनाया है। ये भी अच्छा पॉइंट है। अगला देखते हैं नदी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी आपने देखा होगा बिहार के प्रीवियस ईयर कराए उनमें पूछी गई है। यही पहला क्वेश्चन ही पूछा गया था कि कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के पलामू जिला जो है उसके छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सबसे पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और साथ ही साथ बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां भी हैं, मोरहर, मादर, दरधा, ऐसे करके सहायक नदियां इसकी दी गई हैं। और दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। फाल्गु नदी की बात करते हैं तो ये हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना और मोहाना नदियों के मिलने से बनती है फाल्गु नदी। और बाद में मिल किस में जाती है? पुनपुन नदी में जाकर के ही मिल जाती है। गया में फाल्गु नदी के पास आपका एक मंदिर है जिसका नाम है विष्णुपद मंदिर। यहाँ पर पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू जो हैं धर्म के तीर्थ यात्री जो है वो आपके आते हैं। इस पर एक डैम है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो है फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है गयाजी डैम। फाल्गु नदी के किनारे ही आपको सभी को पता है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, ये तो आपको पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर एक साथ लिस्ट भी दी गई है कि बिहार के अंतर्गत जो भी नदियां हैं उनके किनारे प्रमुख शहर कौन से हैं। तो ये पूरा लिस्ट आपको रटी होनी चाहिए क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट दे ही रखे हैं, जैसे पटना शहर गंगा नदी के किनारे है, मोकामा शहर भी गंगा नदी के किनारे है, मुंगेर शहर भी गंगा नदी के किनारे, भागलपुर, बक्सर, यहाँ तक सब गंगा नदी के किनारे। फिर छपरा देख रहे हैं घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे, सोनपुर गंडक नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, खगड़िया, समस्तीपुर ये सब बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। दरभंगा जो है ये शायद आया था, शायद ये आया था कि गया आया था, ये कोई प्रीवियस ईयर में आ चुका है। दरभंगा बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गया फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, और फतुहा जो है पुनपुन नदी और गंगा नदी। वैसे इसमें ज्यादातर ये पटना वगैरह पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, मुंगेर वगैरह रहेंगे, बक्सर वगैरह, भागलपुर वगैरह, सोनपुर वाला भी अच्छा है। आगे बात करते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं में की। तो बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण जो है वो किया गया है। इन परियोजनाओं में कौन कौन सी हैं? तो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ये सभी मेन टारगेट रखा गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं सोन नदी, गंडक नदी और आपका कोसी नदी, ये 3 मुख्य आधार हैं। इसमें सोन नदी की अगर बात करते हैं तो इस पर आपको बताया भी ऊपर मैंने कि डेहरी जो सोन नदी परियोजना का निर्माण है
1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था और ये बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना के रूप में जानी जाती है। तो क्वेश्चन इस पॉइंट से बनता है। बाकी इसका स्थान तो आपको याद ही रखना है कि निर्माण वर्ष और ये सारी चीजें याद रखनी है। इसी डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें भी दोनों किनारों से निकाली गई, जिसमें पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन नहर करके है। ये कहाँ कहाँ से होकर गया, किसमें सिंचाई की जाती है, वो जगहों के नाम भी दिए गए हैं। सोन नहर पर दो जल विद्युत केंद्र भी हैं, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट और बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट। साथ ही अब बात करते हैं दूसरे की। यहाँ पर 3 लिखे थे ना, सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। तो सोन हमने देख लिया, अब बात करते हैं गंडक नदी की, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना की। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये। और वीडियो से सभी लोग जितने भी देख रहे हैं इतनी देर से, अगर वीडियो तभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। पूरी हम कोशिश कर रहे हैं हर वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज आपको करा सकें जो आपके एग्जाम में हेल्प आपको करे। बस लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा, हम भी मोटिवेट होते रहें थोड़ा बहुत। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को जो है वो मिलता है। तो ये आप जगह भी याद रख सकते हैं। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ एक समझौता हुआ था और इस परियोजना का कार्य स्टार्ट हो गया था 1960 से। भारत नेपाल सीमा पर अभी ऊपर आया था ना भैसा लोटन करके, तो इसी के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया था और ये बराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास आपका निर्मित है। बाकी दो पूर्व और पश्चिम की ओर नहर भी निकाली गई, जिसमें पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर है। बाकी इनसे कहाँ कहाँ सिंचाई होती है वो जगह भी यहाँ पर दे रखी है। बात करते हैं इसमें कितने मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। तो 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। तीसरा आपका है बहुउद्देशीय परियोजना जो है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात करें तो ये आपका भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना ये भी है। इसकी स्थापना देखेंगे तो 1953 ईस्वी में की गई थी और 1954 में ये स्टार्ट भी हो गई थी। इसके तहत हनुमान नगर बांध बना करके नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया था और कोसी पर निर्मित आपके जो जलाशय हैं उनसे पूर्व और पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण जो है वो किया गया था, जिसमें पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। सेम चीज आपने ऊपर भी देखी, ऐसे ही पूर्वी पश्चिमी वो भी बटा हुआ था, वहां भी इसी प्रकार से सिंचाई के लिए अलग अलग जिले जो है वो दिए गए थे। अगला पॉइंट यहां से हमारा नया स्टार्ट हो रहा है, वो है जलप्रपात। जलप्रपात की बात करते हैं तो जब नदी की ढाल में अचानक से परिवर्तन आ जाता है तो उसको सीधे सीधे आप कहिए पानी ऊंचाई से सीधे गिरता है। जलप्रपात तो आपने देखे ही है। आपको नाम याद रखने हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है, ये रट लीजिएगा, एक ना एक तो पूछ ही लेगा। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है और सबसे ऊंचा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात बिहार का कौन सा है, तो दुर्गावती जलप्रपात है। कर्मनासा जलप्रपात आपका बक्सर जिले में पड़ता है। धुआं कुंड जलप्रपात आपका सासाराम रोहतास में पड़ता है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में पड़ता है और रोहतास में दो हैं आपके। जियार जिया जियार कुंड जो जलप्रपात है वो भोजपुर में पड़ता है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में पड़ता है। तो बस इतने से ही आपके जलप्रपात हैं जितने आपको याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जलप्रपात हैं, इतने तो आप याद ही कर सकते हैं, मेन ही मेन लिखे हुए हैं यहाँ पे। अगले की बात करते हैं बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में। अब यहाँ पर सबसे पहली कांवर झील कौन से जिले में है, बेगूसराय में है। गोगाबिल घोंगा झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील कहाँ पर है, दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर है, राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील कहाँ पर है, कैमूर जिले में पड़ती है। सिमरी झील कहाँ पर है, सहरसा में है। जगतपुर झील कहाँ है, भागलपुर में है। मोती झील कहाँ पर है, तो ये मोतिहारी में है। आपकी नाम में ही मोती है, इससे ही मोती नाम याद रख सकते हैं, पूर्वी चंपारण में पड़ता है। और सरैया मन जो है बेतिया में है, पश्चिमी चंपारण में। पिपरा मन जो है मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण। तो इतनी झीलों की लिस्ट है जो आपको पता होना चाहिए, मेन मेन आपकी यहाँ पर दे रखी है। इनमें से अगर देखेंगे ज्यादा है नहीं तो वैसे छाटने की कोई जरूरत नहीं है, याद ही करने वाली है, गिनी चुनी तो है, इतनी तो याद ही रख सकते हैं। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, बिहार की प्रमुख नहरें। तो बिहार की प्रमुख नहरों में सबसे पहली नहर है त्रिवेणी नहर। कौन सी नदी, गंडक नदी। तिरहुत नहर गंडक नदी, दोन नहर गंडक नदी। कौन से लाभान्वित क्षेत्र हैं, तो पश्चिम में आपका चंपारण, उसके अलावा पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। उसके बाद आपका कोसी
की नहर की बात करें तो पूर्वी कोसी नहर से कोसी नदी आपकी है, पश्चिमी कोसी में भी कोसी आपकी, और राजपुर भी नहर है जो कि कोसी नदी। ये सभी इनके स्थान भी दे रखे हैं कहाँ कहाँ लाभान्वित होता है। उसके बाद राजपुर है, कोसी नदी, ये हम शायद तीनों को एक ही साथ करके याद रखेगा, कोसी वाली एक साथ याद रखिएगा नहर। उसके बाद पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन ये जो नहर है ये सोन नदी से संबंधित है, ये सब लाभान्वित उसके क्षेत्र हैं। एक एक करके मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से देखते हुए चलिएगा। तो बस इतनी सी ही इसकी लिस्ट है, बिहार की प्रमुख नहरों में केवल इतनी सी लिस्ट है, इनको आप एक बार रट लीजिएगा। बात करते हैं अब अगले पॉइंट की, जो कि है बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड, जिसमें से सबसे पहला आपका है राजगीर। स्थिति इसकी देखेंगे, पहला ये राजगीर स्थान है, उसके अंदर जो जलकुंड पड़ते हैं वो आपका ब्रह्मकुंड है, सप्तधारा है। अच्छा, बिहार का सबसे गर्म जलकुंड करके पूछा जाएगा तो ब्रह्मकुंड है, और इस पड़ता कहाँ है, राजगीर में पड़ता है। उसके अलावा नानक कुंड, सूर्य कुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, ये सभी आपके राजगीर में पड़ते हैं। उसके बाद आपका मुंगेर के अंतर्गत बात करें तो लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड और पंचतर कुंड, ये सभी आपके पड़ते हैं कहाँ पर इनकी स्थिति, मुंगेर में। उसके बाद आपका अग्नि कुंड भी एक है जो कि पड़ता है गया में। तो बस यही तीन आपके हैं, केवल स्थिति में आपके राजगीर, मुंगेर और गया में ही जलकुंड है, जिसमें आपको सबसे ये तो पता ही होना चाहिए, बाकी एक बार जरूर देख लीजिएगा कि कौन सी स्थिति कहाँ कहाँ है। अब अगला पॉइंट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, बिहार की मिट्टी। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी। ये तो पता ही है आपको। मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है। मृदा के निर्माण में ये सभी कारक विद्यमान होते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेडोलॉजी करके, याद है मैंने बताया था कि पेडागोगी अलग होता है, ये अलग होता है, ये शायद उसमें आया हुआ है, आपके प्रैक्टिस सेट में आया, प्रीवियस ईयर में नहीं आया, प्रैक्टिस सेट में आया था। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और बिहार के एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़ या कछारी मिट्टी आपको देखने को 90% अकेले सोचिए घेरा हुआ है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में अलग अलग रूप में विभाजित किया गया है। अब जिसमें से उत्तर बिहार की मिट्टी आप देखेंगे, उत्तर बिहार की मिट्टी में पर्वत पादी मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी, ये नाम पूछे जाते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो बागर मिट्टी, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर मिट्टी। तो ये आती कौन सी मिट्टी में, उत्तर बिहार की मिट्टी में आती है। अब दक्षिण बिहार की मिट्टी में टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, इसमें पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको करैल कैवाल मिट्टी कहते हैं, और लाल पीली जो है वो बलथर मिट्टी भी दक्षिण बिहार की मिट्टी में आती है। तो यही मेन चारों आधार हैं। अगर आपको एकदम मेन पॉइंट याद रखना है तो ये जरूर याद रखिएगा कौन सी किस में आती है। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, तो इसका निर्माण जो है वो हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इन सभी सहायक नदियों से जो है आपका होता है। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है जो कि अभी हमने बताया, जिसमें पर्वत पादी मिट्टी सबसे पहला हो जाएगा। इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो ये आपका मिट्टी पश्चिमी जो चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास देखने को आपको मिलती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में नमी बहुत ज्यादा पाई जाती है और अधिक उपजाऊ भी इस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है। खेती यहाँ पर धान और गन्ना के लिए फेमस है। दूसरी आपकी मिट्टी है तराई मिट्टी। इसका विस्तार बिहार के उत्तर सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक आपका जो है वो फैला हुआ है। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है और कहीं कहीं दलदली भूमि भी आपको देखने को मिलती है। मिट्टी आपकी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है और ये मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। आप देख रहे हैं ना, इसमें से ऐसा है ही नहीं कि कोई लाइन छोड़ दें। इस तीनों तीन ही पॉइंट लिखे हैं पूरी मिट्टी के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, मतलब ऑलरेडी छटा छटाया लिखा हुआ है, आपको कुछ छाटना नहीं है। फिर पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी की बात करते हैं। इस मिट्टी का विकास कहाँ होता है, जहां बाढ़ का पानी जो है प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अगर बात करते हैं क्षेत्र में, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पुरानी या जलोढ़ बांगर मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इस मिट्टी में आपको चूना और पोटास की अधिकता देखने को मिलती है
और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। प्रकृति इस मिट्टी की क्षारीय होती है और मुख्य रूप से इसमें धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। तो इतनी बात आपको जरूर पता होना चाहिए। वैसे पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी पूछी भी जाती है, तो ऊपर वाले से ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। अगला है आपका नवीन या जलोढ़ खादर मिट्टी। इसकी बात करते हैं। तो नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इसका विस्तार अगर बात करते हैं तो आपका गंगा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी, महानंदा, इनकी निचली घाटियों में आपको देखने को मिलता है। रंग आप देखेंगे तो इस मिट्टी का गहरा भूरा होता है। इसमें बालू और चीका जो होता है उसकी प्रधानता भी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी आपको देखने को मिलती है। और अगर उर्वरता की बात करें तो ये मिट्टी अत्यधिक उर्वर भी होती है। तो पर्याप्त सिंचाई होने पर इसमें धान, गेहूं, जूट, मक्का ये सब की पैदावार आपको देखने को मिलती है। चौथा इसका टाइप भी समाप्त हुआ। चार हमने मुख्यतः देखे, नवीन जलोढ़, उससे पहले पुरानी जलोढ़, उससे पहले तराई और उससे पहले पर्वतपादी। ये जो तीनों चारों पार्ट देख रहे थे ये उत्तर बिहार की मिट्टी के अंतर्गत हम देख रहे थे। अब हमारा जो भाग होगा वो दक्षिण बिहार की मिट्टी का हम यहाँ पर देखेंगे। अब इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार गंगा नदी और छोटा नागपुर पठार के मध्य आपको देखने को मिलता है। इसको भी चार भागों में बांटा गया है, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको सभी भाग दिखा दिए थे। तो सबसे पहला है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलता है गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक, लगभग 8 से 10 किलोमीटर। मिट्टी की विशेषता होती है कि मोटे कण वाली, धूसर रंग की और भारी मिट्टी होती है। और इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं। क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए भी आपका अच्छा माना जाता है, रबी फसल और दलहन। दूसरा इसका भाग है कगारी मिट्टी। इसमें देखेंगे तो सोन, फल्गु, पुनपुन, किउल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलता है। उर्वरा शक्ति आपकी जो है इसकी कमजोर होती है और मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए आपकी अच्छी मानी जाती है। और कुछ नाम भी लिखे हैं जैसे मक्का, सरसों, मिर्च। पुरानी जलोढ़ या करैल कैवाल जो मिट्टी होती है इसका विस्तार देखने को मिलता है बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है और इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। और इस मिट्टी का रंग अगर आप देखेंगे तो गहरा भूरा, पीला और हल्का आपको देखने को मिलता है। और फसलें भी यहाँ पर दी गई हैं। और चौथी आपकी थी लाल पीली बलथर मिट्टी जिसको कहते हैं। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। और ये मिट्टी आपकी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद इन सभी जगह पर देखने को मिलता है। इसमें रेत और कंकड़ की बहुलता होती है, इसलिए इसकी उर्वरा शक्ति बहुत ही ज्यादा कम होती है। अभी ये भी एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछने का कि किसमें उर्वरा शक्ति कम या ज्यादा होती है, सही क्रम लगाओ, क्योंकि एक किसी में ज्यादा है किसी में कम है। जल संग्रहण की क्षमता भी इसकी कम होती है और ये लाल रंग की होती है लौह तत्व की प्रधानता के कारण। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, बाकी ये इसकी वो भी दिए गए हैं कि क्या क्या इसमें अनाज उगाया जाता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश होते हैं। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा ये सब अनाज उगाए जाते हैं। तो बस ये 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर इसमें दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट जो कि है हमारा वन्य और वन्य जीव। बिहार जो है आपका एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ पर मानसून पर्णपाती वन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन वनों को 2 भागों में जो है वो बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं? एक आपका आर्द्र पर्णपाती वन है और एक आपका शुष्क पर्णपाती वन है। सबसे पहले बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती वन की। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर जो है उससे आपको अधिक देखने को मिलती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन के कौन कौन से जिले हैं? जिसमें किशनगंज, पश्चिमी चंपारण जिसका नाम वाल्मीकि नगर वन करके भी लिखा है, बाकी ये 2 आप याद रखिएगा, और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं वनों से कि कौन कौन से वन इसमें आते हैं। तो साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि वृक्ष इसमें आपके आते हैं। और इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि झाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा पहला हो गया आर्द्र पर्णपाती वन। अब बात करते हैं दूसरे की, शुष्क पर्णपाती वन। ये वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। तो बस
वनों के आधार पर यानी वर्षा के आधार पर ही इन्हें बांटा गया। ऊपर देख रहे थे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और शुष्क पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन देखने को मिलते हैं और ये वन कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ये वन आपके कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में जो है वो पाए जाते हैं। ये हो गए क्षेत्र इसके। और अगर पूछा जाए कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल आते हैं तो शीशम आता है, पूछा बहुत जाता है, अमलतास आता है, साल आता है, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस, ये सभी वृक्ष आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो आपको बेसिकली जब भी वन की बात होती है तो दो तीन चीजें हैं जो दिमाग में एकदम फिट करके रखनी। पहला, किस आधार पर उसका वर्गीकरण हुआ है, जैसे यहाँ वर्षा के आधार पर। दूसरा, उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है। और तीसरा, उसमें कौन कौन से वन आते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य। सारी चीजें हम देख रहे हैं लाइन से। अब बात करते हैं बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य की। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि आपके कोर्स में भी ईवीएस दिया हुआ है। इसलिए बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इस संख्या को सबसे पहले समझिए, उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से अभ्यारण्य हैं और कहाँ पर उनके स्थान हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। विशेषता क्या है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि हमने ऊपर ही बात की कि बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और एक ही जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कौन सा है, वो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस बात को तो आपको सपने में भी नहीं भूलना है। इस बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा आपका भीम बांध और वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में पड़ता है ये आपका। और तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ इसके लिए फेमस है। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। गौतम बुद्ध जो पक्षी विहार है वो गया में है, 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ज्यादातर देखिए इसकी विशेषता नहीं पूछी जाती है, या तो ये पूछा जाएगा कहाँ पर है या तो पूछा जाएगा किसके लिए फेमस है। जैसे यहाँ पर है ना तेंदुआ, भालू, सुअर, तो इनमें से भी पूछा जाता है। कांवर वन जो झील वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बेगूसराय में पड़ता है, 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साइबेरिया पक्षियों का ये आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है, साइबेरियाई पक्षियों का। और रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र, अगर हो जाता है तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपका रोहतास में पड़ता है और 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यही है। ऊपर जो आया था वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था, यहाँ पर जो आया है ये रामसर सूची में एकमात्र शामिल था, और ये जो आया वो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, रोहतास में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल भी जरूर पता होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए। अगर बड़ा ना होता तो भले ना आप याद रखते, तो 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। नागी पक्षी विहार जमुई में है। अब ये भी याद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 1.92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नागी पक्षी विहार, नागी बांध पक्षी विहार, और कहाँ पर है, जमुई में है। नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई में है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा राजगीर में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है। और सभी के साइड में अगर विशेषताओं में देखेंगे तो बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित इसके अंदर है, ये अच्छा है, इसलिए वाल्मीकि वाला याद रखिएगा। साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल इसको भी कहते हैं, कुशेश्वर वाले को भी। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक ये आपका फैला हुआ है विक्रमशिला डॉल्फिन, और भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में फेमस है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अगर किसी में कोई विशेषता होती है ना तो वो ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। बरैला सलीम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, वैशाली में है। तो बस टोटल 13 हमारे हो गए। टोटल हमने स्टार्टिंग में बताया था ना कि टोटल 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको पूरे रटे होने चाहिए। बढ़ते हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार करके। यहाँ से आपने देखा था कि अर्थव्यवस्था वाला जो पोर्शन कराया था ना, बहुत क्वेश्चन आए थे इससे। इतनी रिपोर्ट पूछी गई थी, इतनी योजनाएं पूछी गई थी, तो इस पोर्शन को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिए। तो भारत और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर आपकी जो है वो आयोजित होती है। और कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण ये जारी करता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट 1987 में आपकी ये प्रकाशित की गई थी। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। 2021 वाली जो रिपोर्ट है वो 17वीं रिपोर्ट है। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का यूज जो है वो किया गया था। तो उपग्रह का नाम क्या था, रिसोर्स सेट 2।
बिहार में वन आवरण की बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। तो बिहार का वन आवरण है कितने वर्ग किलोमीटर इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो 7380.79 ये जो है वो वन आवरण है बिहार का। दूसरी याद रखने वाली चीज है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 7.84% है। और 2019 की रिपोर्ट में ये 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, अगर पिछले से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि 10 की वृद्धि दर करके भी तो खूब पूछता है। तो ऐसे पिछले एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछली रिपोर्ट की तुलना में। और साथ ही साथ आपका परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 1.03 परसेंटेज की वृद्धि हुई है पिछले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर 2 साल में जारी होती ना। तो 2021 वाली अभी चल रही है, 2019 वाली इससे पहले आई थी। अब बात करते हैं बिहार में वन आवरण और वृक्षारोपण। तो वन आवरण का 7381 ऊपर ही आपने देखा था 380.79 करके, तो वन आवरण का क्षेत्रफल हो गया। परसेंटेज मैंने बता ही दिया, वृद्धि 75 वर्ग किलोमीटर के लिए। अब वन आवरण के अलावा वृक्षावरण की बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज 2.84, और वृद्धि हुई है 338 वर्ग किलोमीटर की। और कुल मिलाकर के भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। ये हो गई है बिहार की बात। अब बात होगी जिलों में अलग अलग, तो जिसमें 3 जिले मुख्यतः दिए गए हैं। 3 इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये सबसे अधिक में टॉप 3 दिए गए हैं और सबसे कम में टॉप 3 दिए गए हैं, वो भी क्षेत्रफल के अनुसार हैं। तो जिसमें सबसे पहला जिला आप देखेंगे कैमूर जिला है, जिसमें आपका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है, 1051.56 वर्ग किलोमीटर में ये वन आवरण है। सबसे कम में शेखपुरा है, जिसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 1.91 वर्ग किलोमीटर है। बाकी दूसरे पर पश्चिमी चंपारण है सबसे ज्यादा में, और रोहतास तीसरे पर है। सबसे कम में दूसरे पर अरवल है और तीसरे पे जहानाबाद है। पर पहला तो हर हाल में आपको जरूर रटा होना चाहिए। ये है आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगला आपका है प्रतिशत के अनुसार, दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वन आवरण वो भी है, पर वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, प्रतिशत के अनुसार। आप इसमें भी देखेंगे तो पहले पर कैमूर है, वहां भी कैमूर ही सबसे पहले पर था। यहाँ पर देखेंगे तो शेखपुरा है पहले नंबर पर सबसे कम में, यहाँ पर भी सबसे कम में शेखपुरा ही था। तो आपको एटलीस्ट चलिए अलग अलग याद करने में नहीं होगा, तो याद करने वाला पॉइंट होगा वो परसेंटेज होगा, कि सबसे ज्यादा जो बनावरण है कैमूर का वो कितने परसेंट है? 31.56%। सबसे कम शेखपुरा का है, वो कितने परसेंट है? 0.17%। तो ये जरूर परसेंटेज याद रखिएगा। और टॉप 3 में सबसे ज्यादा में जमुई और नवादा आ जाते हैं, और सबसे कम में टॉप 3 में बक्सर और सीवान करके आ जाते हैं। परसेंटेज भी आपके सामने दिया हुआ है। जितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं, हर एक पॉइंट आया जा रहा है। ये मुझे पर्सनली बुक बेहतरीन से भी एक ऊपर लेवल की लगी, क्योंकि आपको इतना सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है और सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करने में आसानी होगी। अब 2019 की तुलना में वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई, सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ? 2019 की अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो बांका में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, 16.29 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पर हुआ है? तो नुकसान कैमूर में हुआ है, जहां पर आप देखेंगे तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग घट गया, 4.83 वर्ग किलोमीटर ये घट गया है। तो ये 2019 की रिपोर्ट से कंपैरिजन हो गया। कुछ और बिंदु दिए गए जिसमें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को लेकर के लिखा गया है कि 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, और जो कुल टाइगर रिजर्व है उसका 85.71% है। तो ऊपर हम बताने के लिए आपको दिखाए भी थे, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष है, और सबसे बड़ा कौन सा था? वो कैमूर वाला था। तो जब टाइगर रिजर्व की बात होगी तो आपको वाल्मीकि का ही नाम याद रखना है, क्योंकि ये एकमात्र के रूप में जाना जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है कि टोटल का 85.7% अकेले यही घेरे हुए हैं। बिहार में वृक्षावरण की बात करते हैं तो 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वृक्षावरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.48% है। ये है पूरे अगर भारत से कंपैरिजन करेंगे तब को लेकर के। बाकी वृद्धि जितनी की हुई है वो भी यहाँ दिया गया है। अब 2011 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र कितना था? जैसे अधिक अति जो सघन वन है 70% अधिक शिखर सघनता आपको देखने को मिली थी, जिसमें आप देखेंगे 2021 में इसका परसेंटेज था 4.5%, और ये क्षेत्र भी दे रखा है। इसी प्रकार मध्यम सघन वन में 40% से 70% शिखर सघनता थी, और खुले वन में 10 से 40%। और यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो मध्यम सघन वन का 44.5% है, और जो खुले वन है उसका 51% है।
अगली रिपोर्ट इसी में ही, बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले कौन से हैं? तो बहुत बड़े, बहुत ज्यादा घने वनों में शीर्ष जिलों में है पश्चिमी चंपारण का, मध्यम रूप में भी पश्चिमी चंपारण पहले पर है, और खुले वन में आपका कैमूर है। तो ये तीनों याद रखिएगा, जिले पूछे जा सकते हैं आपके। बाकी यहाँ पर जो इनका क्षेत्रफल है वो भी वैल्यू याद ही रखिएगा, क्योंकि वो आपको पूछी जा सकती है। 2019 और 2021 वन आवरण की तुलना भी यहाँ पर की गई है, जिसमें बहुत घने वन का क्षेत्रफल जो था 333 वर्ग किलोमीटर था 2019 में, और 2021 में 333, मध्यम वाले में 3250 से 3286, खुले में 3693 से 3762। ये भी लिखा है 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। कुछ और पॉइंट भी लिखे गए हैं, जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में आपका पड़ता है। ये उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जो है वो किया गया था, और ये आयोजन जमुई के अंतर्गत नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में जो है आपका हुआ था। बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव था ये, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपका राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई थी। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में आपका स्थित है, और डॉल्फिन दिवस मनाया कब जाता है? 5 अक्टूबर को। और बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 31 है। तो ये भी हमारा टॉपिक हुआ समाप्त। अब बढ़ते हैं हमारे बिहार में आपदा प्रबंधन की तरफ। तो बिहार आपका एक मैदानी क्षेत्र है, जहाँ की मुख्य जो आपदा है वो बाढ़ है, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू, ये सभी आपदा आपको देखने को मिलती हैं। बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। 28 जिलों में भी 15 ऐसे हैं जो बाढ़ अत्यधिक बाढ़ प्रभावित में आते हैं, 13 कम बाढ़ प्रभावित में। बिहार का बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है वो भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। परसेंटेज ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये एक इन्होंने लिस्ट बहुत अच्छा करके दिया है कि अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले और कम बाढ़ प्रभावित जिले में पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें 15 जिले अत्यधिक में आ रहे हैं, 13 कम में आ रहे हैं। तो एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से मेन किस में आ रहे हैं। जैसे पटना जो आप देख रहे हैं वो आपका कम वाले में ही आ रहा है, और वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय सब आपके अधिक बाढ़ वाले में आ रहे हैं। अब बाढ़ आने का कारण तो आप जानते ही हैं, वर्षा ऋतु के 2 माह में अधिक वर्षा होना, और उत्तर बिहार की जो नदियां हैं उसमें वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, ये सब कारण में आते हैं। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव देखने को मिलता है, तटबंधों का टूटना, जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार, ये सब। इसी प्रकार सूखा की बात करते हैं, तो मानसून की अनिश्चितता के कारण सूखा की भी स्थिति यहाँ पर होती है। बिहार का लगभग 20% सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित जिले भी दिए हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर करके, तो इन जिलों को भी आप याद रख सकते हैं। बाकी इसके लिए नियंत्रण के लिए फव्वारा विधि, सिंचाई विधि, ये सब यूज करते हैं। भूकंप की बात करते हैं, तो बिहार के अलग अलग क्षेत्र को भूकंप की संभावना के आधार पर 5, 4 और 3 ये 3 जोन जब आप देख रहे हैं इनमें बांटा गया है, जिसमें आप देखेंगे जोन 5 अत्यधिक प्रबलता को दर्शाता है, जोन 4 मध्यम प्रबलता को, और जोन 3 निम्न प्रबलता को। सबसे ज्यादा जोन में जो अत्यधिक प्रबलता है उसमें ये सभी आते हैं, जिसमें मधुबनी, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, सीतामढ़ी, जहां पर आपको अधिक भूकंप के चांसेस देखने को मिलते हैं। बाकी पटना आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मध्यम प्रबलता में आपका आ रहा है, और बाकी भी आपको देखने हैं कौन से यहाँ पर जिले हैं। अगला आपका चक्रवात की बात करते हैं। चक्रवात की अगर बात करें तो बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तट तो है नहीं बिहार में, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। मेन बंगाल की खाड़ी प्रभावित करती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया, ये सब आपके जिले प्रभावित होते हैं। मूसलाधार वर्षा और तेज हवाओं से जान माल की हानि है, तो पता ही आपको। उसके बाद आप देखेंगे सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार करके भी लिखा हुआ है, जो कि इस वीडियो का पूरे का लास्ट भाग है, और पूरा हमारा भूगोल यहाँ से समाप्त हो जाएगा। लगभग 54-55 मिनट का वीडियो है, परंतु ये आपके लिए 54-55 मिनट की अगर चीजें आपने याद कर ली
देखने से कुछ नहीं होता, ये सच्चाई बात है कि आपने देख लिया, किनारे कर दिया, कोई मतलब नहीं। याद कर ली तो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि संपूर्ण बिहार में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें वो हमने इसमें आपको करा दी। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 लक्ष्य रखे गए थे। भारत ने 1 जून 2016 को जो सेंदाई फ्रेमवर्क था इसको अपनाया था, और साथ ही साथ बिहार भारत का पहला वो राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया था। तो ये सेंदाई फ्रेमवर्क आपका जो है वो हो जाएगा। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं, और उससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपसे एक नहीं, लगभग 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, जिसमें आपको अब तक वैसे इतना आप सालों से नहीं मतलब इतना महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें तो आपने एटलीस्ट पढ़ी रखी होंगी कि बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन वाला कौन सा जिला है, बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला कौन सा जिला है, बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला कौन सा जिला है, और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है। तो ये 4 जिले हैं, कोई भी आता हो इनमें से, ऐसा नहीं कि चारों ही, जो आपको आता हो कमेंट में बताइएगा कि गन्ना में सबसे पहले नंबर पे कौन है या लीची में कौन है, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। तो आज के वीडियो में फिर इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।